नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं हिंदी भाषा की जानी मानी लेखिका उर्मिला शिरीष द्वारा लिखी हुई कहानी महत्वाकांक्षा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नियुक्ति का पत्र हाथ में लिए वह खुशी से पागल हुई जा रही थी। कितनी ही बार पढ़ा उसने पत्र को। क्या सचमुच यह नियुक्ति पत्र ही है? सपना तो नहीं देख रही मैं? नहीं, यह सपना नहीं है, हकीकत है। उसने घर के दरवाजे खोल दिए। ठंडी हवा के झोंके सुखद लग रहे थे। सामने खेलते हुए बच्चे, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, सब कुछ प्रसन्नता तथा रोमांच से भरा लग रहा था। यकाएक ही उसे अपना चेहरा, आंखें, चाल, बाल सब कुछ खिला खिला, खूबसूरत तथा आत्मविश्वास की चमक से चमकता हुआ लगने लगा। अपनी पढ़ाई और डिग्री की सार्थकता आज जाकर सिद्ध हुई है। किसी सपने का साकार होना कितना सुख देता है, आज अनुभव कर रही है वह। कब से इस घर में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए नौकरी लगने की खुशी में एक छोटा सा आयोजन करना है। किस किस को बुलाना है, किसको खुशी होगी, किसको नहीं, इन चर्चाओं का कोई अंत नहीं था। अब बच्चों का क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, किसके पास छोड़ेंगे? उसे बच्चों की चिंता सताने लगी। अम्मा को बुला लेंगे, पति ने सुझाव दिया। इतनी सी जगह में वे कैसे रह सकेंगी? फिर रवि के बच्चे भी तो छोटे छोटे हैं। अब तो तुम्हें भी तनख्वाह मिलेगी, अपना बड़ा सा मकान ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम भी अपना फ्लैट बुक कर देंगे। उसके बाद किश्तों पर गाड़ी ले लेंगे। गाड़ी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। घूमना फिरना, स्कूटर पर चार चार लोग जाते अच्छे भी तो नहीं लगते। मेघना ने तो शायद इसीलिए अपने साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया है। सपनों और आकांक्षाओं ने अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दी। इच्छाएं अनेक थीं, सपने बहुरंगी थे। इच्छाओं ने मन की गति को भी तीव्र कर दिया था। सपनों ने एक नए स्वप्नलोक की सृष्टि कर दी थी। जीवन में सब कुछ पाने का उत्साह चरम पर था। बड़ी बेटी मेघना चौथी कक्षा में पढ़ रही थी। छोटा बेटा मात्र 1.5 बरस का था। एक को रखने की परेशानी थी तो दूसरे को संभालने की। मेघना, कल से मैं ऑफिस जाऊंगी। स्कूल बस से उतरकर सीधे घर आना, किसी के साथ कहीं भी मत जाना। अब तुम्हें अकेले रहना होगा। नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे डर लगता है। आप क्यों जाओगी ऑफिस? तुम्हारी ही तो ज़रूरतें हैं। बढ़िया खिलौने, सुंदर बैग, साइकिल में सब कुछ दिला दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेघना ठुनकने लगी। जब नहीं ला पाते थे तो दूसरों से मांग मांग कर खेलती थी, दूसरों की साइकिल छीन कर चलाती थी। तुम्हें ही तो बड़ा घर चाहिए था जिसमें झूला हो। वो बेटी पर चीखने लगी। कोई घर बर नहीं चाहिए, किसी का कोई घर बर नहीं होता। घर तो सिर्फ माँ का पेट होता है। चटाक चटाक उसने जोर से थप्पड़ मार दिए। गोरे नाजुक कपोलों पर लंबी उंगलियों के निशान उभर आए। उसको क्यों मार रही हो? उसे चीज़ों के लालच से नहीं, समझदारी से समझाओ। डायलॉग बाजी करने लग गई है। फिल्म टीवी देखकर उसी की तरह की भाषा बोलने लगी है। एक बात भी है जो ये चुपचाप मान ले या सुन ले। मार लो, चाहे जितना मार लो, पर मैं अकेली नहीं रहूंगी। अत्याचार करती हो, अपने को ज़्यादा ही समझती हो। मेघना रोती हुई अंदर कमरे में बंद होकर बड़बड़ा रही थी। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पति उसे सांत्वना देने लगा। औरों के भी तो बच्चे हैं, वे कैसे रहते हैं? मिसेज गुप्ता तो बाहर से ताला लगा कर जाती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके बच्चों ने शुरू से ही माँ बाप को नौकरी पर जाते हुए देखा है। पूरे दिन के लिए बाई रख लेते हैं। फिर बड़े जोर शोर से बाई की तलाश आरंभ हुई। 600 रुपये में वृद्धा बाई मिली। सारी दिनचर्या बदल गई। संपूर्ण दिन घंटों तथा मिनटों में बदल गया। शांत, लंबी तथा गहरी नींद सुलाने वाली रात्रि सिकुड़कर आधी रह गई। सोते सोते 11-12 बज जाते। सुबह 5, साढ़े 5 बजे उठना पड़ता। मेघना का टिफिन, बच्चे का दूध, नाश्ता, नहाना धोना और देखते देखते ऑफिस का टाइम हो जाता। उधर पति पूर्व की भांति आवाज़ें लगाते। अनु, पानी निकाल देना। खुद निकाल लो ना। तौलिया कहाँ है? ढूंढ नहीं सकते क्या? कपड़ों के बीच पड़ा होगा। थोड़ा पहले तैयार नहीं हो सकते थे? वह चिढ़कर कहती। तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो पड़ता है ना। शाम को जब ऑफिस से वापस आती तो लगता ही नहीं कि अपने घर में बैठी है। चारों तरफ खिलौने, बर्तन, कपड़े तथा किताबें फैली होती। भाई, यह सब क्या है? वह झुंझलाने लगती है। मैं क्या करूं मैडम, आपके बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बेटा दिन भर रोता रहता है। बिटिया स्कूल से लौटते ही एक एक चीज़ फैला देती है। दिन भर लड़ती रहती है। देखिए मेरे कितने बाल खींच दिए दोनों ने मिलकर। मम्मी, मैं इस बाई के साथ नहीं रहूंगी। ये गंदी है, चुड़ैल है, मारती है, चिकोटी काटती है। देखो भैया को मारती है। क्यों बाई?
भरोसा नहीं है तो दूसरी बाई ढूंढ लो। बाई धमकी भरे अंदाज में बोल उठती। नहीं नहीं, वह हड़बड़ा जाती है। आया नहीं आएगी तो ऑफिस कैसे जाएगी वह? छुट्टी ले नहीं सकती, नई नई नौकरी है, खराब इंप्रेशन पड़ेगा। फिर अभी तो अब प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। देखो बेटा, बाई की बेइज्जती नहीं करते, उसके साथ तमीज़ से पेश आया करो। वह गंदी है, बदबू आती है इसके कपड़ों से, खाना छू लेती है। इधर आप कहती हो साबुन से हाथ धोकर पानी पिया करो, उधर बाई बिना हाथ धोए पानी भर लेती है। भगा दो उसे। मेघना बिना रुके बोलती चली जाती है। चुप रहो, बहुत जिद्दी हो गई हो। कितने घरों में बाइयाँ रहती हैं, उनके बच्चे कैसे रहते हैं? तुम बात को समझती क्यों नहीं? उसने चिल्लाकर कहा। वह देख रही थी कि वह मेघना को जितना खुश रखने की कोशिश करती है, मेघना उतनी ही उद्दंड तथा स्वच्छंद होती जा रही है। लड़का भी बीमार बच्चे की तरह हर समय रोता रहता है। हे भगवान, क्या नौकरी करके मैंने गलती की है जो बच्चे यूं बिगड़ते जा रहे हैं? कोई अनुशासन नहीं रह गया है, संस्कार तो जैसे है ही नहीं, सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा है। वह गहरी हताशा तथा पीड़ा में डूब जाती, पर दूसरे ही पल यह भी ख्याल आता कि वह जीवन भी क्या था, नीरस, सपनों से महरूम, न कोई इच्छा न आकांक्षा। आइसक्रीम खाना एक स्वप्न की तरह लगता था। नए नए कैसेट सुनने के लिए खिड़कियां खोलकर खड़े होना पड़ता था। पत्रिकाएं लेने के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। नई किताबें तो मुद्दत हुए खरीदे हुए। उसकी नौकरी लगने से कितना बदलाव आ गया। घर व शौक में नए पर्दे, नए कपड़े, छत पर गमलों में गुलाब लग गए हैं। 3 पत्रिकाओं के लिए चंदा भेज दिया है। मनपसंद अखबार आने लगे हैं। उसे सचमुच घृणा हो रही है पुरानी बदरंग चीज़ों से। नफरत है उसे ऐसी अभावपूर्ण जिंदगी से। वह स्वभाव से मस्त और नफासतपूर्ण जिंदगी की कायल है। उसका हमेशा से ही मानना रहा है कि तिल तिल करके घुटने से अच्छा है कि मेहनत करके पैसे कमाए जाएं, और वही उसने किया भी था। पढ़ने लिखने की उम्र से ही ज़िंदगी को एक मुकाम देने का सपना देखा करती थी वो। जाने कितने ख्वाब देखे थे उसने ज़िंदगी को लेकर, लेकिन आज बच्चों को यूँ जिद्दी तथा चिड़चिड़ा होते देखकर हताश हो उठी है वह। उसके तथा उसके भीतर स्थित संवेदनशील तथा कोमल हृदय की माँ की भावनाओं के साथ अक्सर द्वंद्व चलता रहता है, जो बच्चों के हर ख्याल तथा भावना के साथ सरोकार रखती है। मन पछतावे से भर उठा। क्यों मारा बच्चों को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आया सचमुच बच्चों को मारती हो, उनका दूध पी जाती हो? मुझे बच्चों की बातें भी माननी चाहिए। अगर मैं ही उन पर विश्वास नहीं करूँगी तो वे मुझ पर विश्वास कैसे करेंगे? क्या करूँ? बेटे को क्रैच में डाल दूँ? वहाँ भी तो वही हालत होगी। वहाँ कई बच्चे होंगे, वो लोग ठीक से रखती भी हैं। और मेघना को, उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। फ़ायदा क्या है? जितना कमाएंगे उतना तो सब इसी में चला जाएगा। तो कमा किसके लिए रहे हैं? कई क्रैच देखे गए। एक क्रैच घर के पास में ही था। जब वे दोनों देखने गए तो क्रैच साफ सुथरा था। कमरे में पलंग पड़ा था, कूलर रखा था। क्रैच चलाने वाली औरत जवान, सुंदर, साफ सुथरी तथा हमेशा हंस हंस कर बातें करने वाली विधवा औरत बिमला थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। उसके पास फिलहाल 3 बच्चे रहते थे। पति पत्नी औरत के व्यवहार से बेहद प्रभावित हुए। उन्हें राहत मिली कि चलो बच्चा अच्छी जगह रहेगा। दूध की बोतल, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, कपड़े वगैरह रखकर जब वे सुबह बच्चे को छोड़ने जाते तो बिमला दरवाजे पर हंसती हुई मिलती। चंदन का तिलक उसके चौड़े माथे की सुंदरता को और बढ़ा देता था। लेकिन जैसे ही माँ बाप जाते, बिमला बच्चों को पलंग से नीचे उतार देती। नीचे उतरो, चुपचाप खेलो, रोना नहीं, एकदम चुप रहो। उस समय बिमला का हंसता हुआ चेहरा दहशत पैदा करने वाला चेहरा बन जाता। गंभीर आवाज़ सुनकर बच्चे सहम जाते। 3 बच्चे बड़े थे, यही बच्चा सबसे छोटा था। इस बच्चे के दूध की बोतल से वह दूध निकालकर चाय बना लेती, कूलर बंद कर देती। बच्चे गर्मी के मारे बेहाल हो उठते। बच्चे को बिना कूलर की नींद नहीं आती थी, इसलिए गर्मी से बेहाल हो वह बाहर को भागता। बाहर मत निकल, क्यों गया था? बोल, दोबारा जाएगा? वह आंखें तरेर कर अपना रूप बदल लेती। तब बच्चा गुस्से में क्यारियों में लगे फूल तोड़ देता। तब तो जैसे उसकी शामत आ जाती। क्यों तोड़ा फूल? फिर तोड़ेगा? दीदी बहुत मारेगी। बच्चा सांस रोककर सिसकियां दबाकर सहम जाता। डर कर पैंट में पेशाब कर देता और फिर डांट पड़ती। चल उतार, गंदा कहीं का। छुट्टी होते ही बिमला के बच्चे घर आ जाते। तब तो उन दोनों की दादागिरी से वह भोला भाला बच्चा और भी त्रस्त हो जाता। देखो माँ, ये किताबें छू रहा है, चल हट यहाँ से, बदमाश कहीं का। लड़की बच्चे को जानवरों की तरह घसीटती हुई ले जाती। मेरे फूल तोड़े थे, फिर तोड़ेगा? किताब फाड़ दी।
चट चट गालों पर कितने ही थप्पड़ पड़ते चले जाते। क्या करती है तू? निशान दिखेंगे तो उसकी माँ नहीं रखेगी, सब जगह बता देगी। बिमला बच्चे के गालों पर मालिश करती। गालों पर मत मार, डांट दिया कर। शाम को जैसे ही माता पिता के आने का वक्त होता, बिमला बच्चे को तैयार कर देती। यह सुस्त क्यों है? क्या बात है? बच्चों ने मारा तो नहीं? खाना तो ठीक से खाता है, दूध पीता है? वह बच्चे को उदास देखकर चिंतित हो उठती। हाँ हाँ भाभी, पर रोता बहुत है। आदत नहीं है ना अभी, इसलिए चुपचाप रहता है। मैं अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ पर नहीं खाता। दिन में लाइट तो रहती है ना, उसे कूलर में सोने की आदत है। हाँ, कूलर तो दिन भर चलता है। बिमला के भोले भाले चेहरे पर झूठ की लकीरें छुप जाती थीं। वह अपनी सयानी बातों से स्वयं को निर्दोष साबित कर देती थी। बच्चे के गिरते हुए स्वास्थ्य तथा सहमेपन से माता पिता दोनों ही चिंतित थे, पर इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लौटते वक्त मेघना को लेने जाना पड़ता था। उसका होमवर्क देखने का भी वक्त नहीं मिलता था। डायरी में हर रोज़ कोई न कोई रिमार्क लिखा आता, हर कॉपी में नोट लिखे थे। टीचर ने कई बार बुलाया था, पर डर के मारे मेघना ने बताया नहीं। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन इस वर्ष काफ़ी पीछे हो गई। माता पिता की सहूलियत के हिसाब से बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जहाँ उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। स्वयं पढ़ने की आदत डालो। क्या और बच्चों के माँ बाप नौकरी नहीं करते? वे भी तो क्लास में अच्छे रैंक लाते हैं, वे कैसे पढ़ते हैं? बात मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं। तुम लोग तो सिर्फ उद्दंडता करते हो। हम अच्छा सा ट्यूटर लगा देते हैं, उससे क्या होगा? हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, इसीलिए यह पढ़ाई में पिछड़ रही है। 400-500 रुपये से कम नहीं लगेंगे। देंगे, और क्या कर सकते हैं? बच्चों का भविष्य बर्बाद थोड़ी ना करना है। नौकरी से उतना नहीं आ रहा है जितना खर्च हो रहा है। यह मलाल उसके मन को व्यथित कर देता था, लेकिन तनख्वाह मिलने पर मनपसंद चीज़ें खरीदने का सुख इन तमाम परेशानियों को भुला देता था। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में 2 घंटे बैठकर खाना खाने में जो आनंद मिलता है, वह कहीं न कहीं एक संघर्षशील चेतना से उपजा आनंद होता है। अब बच्चों को किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता है। जीवन में यह संतोष तो रहेगा कि बच्चों के लिए जो सोचा था वह किया है। लेकिन पहले बच्चे को जुकाम नहीं रहता था, पर अब 24 घंटे नाक बहती रहती है। कई बार उसकी सांस फूलने लगती है। वह हमेशा डरा सहमा रहता है। छोड़ते वक्त माँ को इतनी ज़ोर से पकड़ लेता है कि उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ऑफिस जाते वक्त या तो दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है या फिर स्वयं कमरे में बंद हो जाता है। तब उसने दूसरा रास्ता निकाल लिया। सोते हुए बच्चे को चुपचाप छोड़कर चली जाती थी। जागने पर बच्चा आसपास माँ को न पाकर दहाड़ मारकर रोने लगता। बिमला आंखें निकालकर होठ भींचकर उसे चुप कराती तो उसकी घिघी बन जाती। एक चेहरा जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं कह पाता है, वह उसे भय तथा धमकी से डरा देता था। उसके आतंक से बच्चा अंदर ही अंदर लड़ता रहता है, पर जुबान से कुछ नहीं कह पाता। आज बिमला के घर में पहली बार बच्चा हल्का सा मुस्कराया था, एक रंगीन डॉल को देखकर। यद्यपि बच्चे के पास हर तरह के अनगिनत खिलौने थे, मगर उस डॉल की मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि बच्चा उसकी तरफ खिंचा चला गया। बच्चे ने डॉल उठा ली, फिर उसे डरते डरते छुआ, फिर उसके साथ खेलने लगा। वेलवेट पेपर से बनी डॉल के कपड़े निकल गए, हाथ अलग हो गए, धड़ अलग हो गया, मगर बच्चे को इन्हीं सब के साथ खेलने में मज़ा आ रहा था। वह डॉल को जोड़ने की कोशिश करता, मगर डॉल तो कई हिस्सों में बट चुकी थी। बिमला की लड़की ने जब यह सब देखा तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर बच्चे को घसीट कर बाहर ले गई, ज़मीन पर धक्का मार कर लिटा दिया। गाल पर थप्पड़ों के निशान आ जाते हैं, इसलिए पीठ पर कई मुक्के मार दिए। बाल इतनी ज़ोर से खींचे कि कुछ बाल उसकी उंगलियों में फंस गए। पागल, मार डालेगी क्या? मर जाएगा तो छोड़ दे। बिमला ने लड़की को परे धकेला। इतनी मार तथा उठा पटक के कारण बच्चा सांस साध कर रह गया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगी। पानी ला, कुछ हो गया तो सारे लोग अपने बच्चे वापस ले जाएंगे। वैसे भी वह कमज़ोर है, निशान तो नहीं आए पीठ पर। कूलर चला दे। बच्चे की सांस सामान्य नहीं हो पा रही थी। उसने पीठ थपथपाई, सिर पर हाथ फेरा, तब कहीं जाकर बच्चा सांस लेने की स्थिति में आ सका। अब उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। क्या करूं मैं? वह घबरा उठी। बाहर ले नहीं जा सकती थी। पड़ोस वालों को आवाज़ सुनाई देगी तो वे पूछने लग जाएंगे। उन्होंने शिकायत कर दी तो? उसके हाथ पांव फूलने लगे। कभी पानी पिलाती तो कभी दूध, तो कभी छाती से चिपका कर पुचकारती, लेकिन बच्चा था कि चुप नहीं हो रहा था। और न जाने किस पल अधैर्य होकर उसने बच्चे को पलंग पर पटक दिया। चुप हो जा मेरे दादा, बिल्कुल चुप, वरना मारूंगी मैं इस लकड़ी से, समझे?
मैं पूरी ताकत से चिल्ला रही थी और बच्चा डर से थरथराता खामोश होकर पलंग पर औंधा पड़ा था। शाम को माँ को देखते ही बच्चे की रुलाई फूट पड़ी, जैसे रोकर ही वो अपनी बात कह रहा हो। क्या बात है, क्या हो गया? ये इतना सुस्त क्यों है? इसे तो बुखार है। क्या गिर पड़ा था? झगड़ा तो नहीं हुआ था किसी के साथ? बिमला घबरा गई, क्या जवाब दे। नहीं भाभी नहीं, खेलते वक्त गिर गया था या? कहाँ से? पलंग से? चोट तो नहीं लगी? उसने पीठ पर हाथ फेरा तो बच्चा कराह उठा। अनदेखी चोट दर्द दे रही थी। यह क्या? किसने खींचे इसके बाल? वह बिफर कर बोली। इतने जोर से बाल खींचे कि उसके बाल उखड़ गए हैं। मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाती हूँ, मगर यहाँ तो बच्चा अनाथों की तरह पड़ा रहता है। आपस में लड़ रहे थे भाभी। बिमला हकलाते हुए रुआंसी होकर सफाई देने लगी। उसे लगा अब सारी बातें खुल जाएंगी। मैंने सबको खूब डांट दिया है, कल से उसे अलग रखूंगी। बिमला घिघियाते हुए बोली। तो क्या तुम भी बच्चों को मारती डांटती हो? नहीं भाभी, शैतानी करते हैं तो डांटना पड़ता है। चलो देर हो रही है, बच्चों की बातों को लेकर इतना टेंशन नहीं करना चाहिए। बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं, वरना मजबूत कैसे बनेंगे? बच्चे का पिता सहज ढंग से बोला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिमला की आंखों में तैरते आंसू उसकी बातें सुनकर सूखने लगे। कोई तो है जो उसका पक्ष ले रहा है। बच्चा 3-4 दिन तक बुखार में तड़पता रहा। माँ को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ता था। अचानक डरकर कांप जाता था, जोर की आवाज़ सुनकर दबक जाता। लगता है बिमला बच्चों को डराती है। बेचारी कितने प्यार से तो रखती है, देखा नहीं कैसे पीछे पीछे लगी रहती है। फिर क्या हो गया है उसे? दवाइयाँ दे रही हूँ, नज़र उतरवा दी है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। मौसम ही ऐसा चल रहा है। कल तुम छुट्टी ले लेना। नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं लगातार 3 दिन से छुट्टी पर। बॉस से बोल देना कि बच्चा बीमार है। बॉस भी जानता है कि बीमारी में बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? वह चिढ़कर बोली। माँ होकर इतना भी नहीं समझती हो? माँ होकर सब कुछ समझती हूँ, यही तो मेरे दुख का कारण है, जबकि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। वह मन ही मन चिढ़कर बोली। 4-5 दिन बाद बच्चा थोड़ा स्वस्थ हुआ। माँ के पास रहकर हंसता खेलता, पर जैसे ही अपरिचित औरतों को देखता तो जाकर छुप जाता। हर औरत में उसे बिमला नजर आने लगी थी। सबके बीच हंसती हुई मगर एकांत में आंखें तरेड़ती हुई, मार का भय दिखाती, लकड़ी से टोंचती मारती बिमला का साया सोते जागते उसके दिल और दिमाग पर छाया रहता। 6वें दिन बच्चा फिर तैयार किया जा रहा था। टिफिन, बोतल, दवाइयाँ, फल आदि से भरा थैला लिए बच्चे का पिता मुस्कराता हुआ पालना घर के सामने खड़ा था, और उधर माँ जबरदस्ती बच्चे की बाहें छुड़ाने के प्रयास में कभी बच्चे को पुचकारती तो कभी समझाती तो कभी डांटती। अंततः जब बच्चा किसी भी तरह नहीं माना तो एक थप्पड़ मारकर पलंग पर पटक कर चल दी। बच्चा पहले तो चीख चीख कर रोया, मगर माँ का साया अदृश्य होते ही सहम कर चुप सा हो गया। कहीं फिर से मार न पड़े, इस सबसे बेखबर बिमला जल्दी जल्दी टिफिन खोलकर देखने लगी कि आज उसके बच्चों को खाने के लिए नया क्या मिलेगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शीरीज़ द्वारा लिखी हुई कहानी महत्वाकांक्षा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।